हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 4 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम इस वीडियो में किन-किन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम एक्सीलरेशन के बारे में अर्थात त्वरण के बारे में समझेंगे और उसके आधार पर आज हम वेग समय ग्राफ का अध्ययन करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने जैसे स्थिति समय ग्राफ का अध्ययन किया था, वैसे ही हम वेग समय ग्राफ का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले त्वरण अर्थात एक्सीलरेशन को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये त्वरण को हम व्यक्त कैसे करते हैं, हम क्या किसे त्वरण कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु की गति की अवधि में उसकी स्थिति चेंज होती है, यानी कि एक जगह से वो जब दूसरी जगह जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी चेंज होती है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये सब हो रहा होता है तो उसका वेग भी परिवर्तित होता है कि किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो अब इस वेग परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं, लेकिन वेग परिवर्तन को हम किसी के सापेक्ष व्यक्त करेंगे। जैसे कि हमने जब वेग को व्यक्त किया था, तो हमने उसको कहा था कि विस्थापन में परिवर्तन की समय दर। तो हमने वेग को परिभाषित किया था डेल एक्स बटे डेल टी बराबर वी। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम उस वेग परिवर्तन को कैसे व्यक्त करें? समय के सापेक्ष करें या दूरी के सापेक्ष? जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो हो सकता है कि मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी में तो चेंज हो गई, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और उसके बाद तीसरे स्थान जाता है, तो दूरी चेंज होगी। मान लिया अगर दूरी चेंज हुई, तो हो सकता है कि उसके बाद जब वो वेग उसका बढ़े या घटे, तो उसके वेग को हम क्योंकि समय तो चेंज हो गई, तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम होती है कि हम इस वेग को जब वो एक स्थान से दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे में जाता है, तो अगर उसका वेग परिवर्तित होता है तो क्योंकि दूरी भी चेंज हुई वेग परिवर्तन के साथ और समय तो बढ़ता ही है। तो हम किसके सापेक्ष वेग को अ, वेग परिवर्तन को दर्शाएँ? यानी कि वेग परिवर्तन को दूरी के सापेक्ष दर्शाएँ या समय के सापेक्ष? क्योंकि ये हमारा डिसाइड करेगा कि त्वरण फिर क्या होगा। तो ये हमारे पास प्रश्न उठता है। तो इसके वैसे बहुत सारे जब इसकी स्टडीज़ की गई थी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को देखा गया था। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई गेंद है, जब आप उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो वो एकदम से वेलोसिटी पकड़ती है और उसके बाद एक पॉइंट आता है, जहाँ पे उसकी अधिकतम वेलोसिटी होती है और उसके बाद वो नीचे आ जाती है। मतलब एकदम से उसका वेग कुछ बढ़ा, वेग कुछ बदला और फिर वो एक पॉइंट पर गई और उसके बाद उसका वेग फिर परिवर्तित होता है। तो अगर आप देखें कि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई और फिर वो वहाँ से जब नीचे आई, तो ऐसे में दूरी चेंज हुई। तो हर एक दूरी के साथ-साथ जब वो ऊपर की तरफ गई थी, तो उसका वेग कुछ और था और जब वो नीचे की तरफ आई, तो दूरी तो वही थी, लेकिन क्योंकि ऊपर जाते हुए भी दूरी वही थी, नीचे आते हुए भी, तो उसका वेग कुछ और था। इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर हम उसी दूरी के लिए वेग को कुछ डिफाइन कर रहे थे और उससे पहले वाली दूरी के लिए कुछ और। जबकि समय तो आगे बढ़ता गया, समय तो बदलता रहा, बढ़ता गया। तो इसलिए हमने ये समझा कि आप वेग परिवर्तन को आप दूरी के सापेक्ष नहीं बल्कि समय के सापेक्ष दर्शाएँगे और इसी तरीके से फिर त्वरण को हम समय के सापेक्ष दर्शाते हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि वेग परिवर्तन की हम वहाँ पे कहते हैं समय दर, यानी वेग परिवर्तन हुआ समय के साथ, ना कि दूरी के साथ। जैसे हमने ये एग्ज़ाम्पल देखा गेंद को ऊपर उछालने वाला। इस तरीके से हम ये कहते हैं कि जो त्वरण है, वस्तु का वेग जब समय के सापेक्ष बदलता है, हम उसको त्वरण कहते हैं और इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर। अब इसको हम वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने v को कहा था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर है वेग, तो v बराबर डेल एक्स बटे डेल टी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर डेल v बटे डेल टी, क्योंकि वेग में परिवर्तन हुआ। डेल क्या बता रहा है? चेंज को, परिवर्तन को। इस तरीके से हम त्वरण को डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हमने जैसे वेग के प्रकार देखे थे, औसत वेग देखा था, एक समान वेग देखा था, वैसे ही हम त्वरण को परिभाषित करते हैं जब, तो सबसे पहले हमारे पास आता है औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे जब हमने औसत वेग पढ़ा था, तो हमने कहा था क्योंकि वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो हमने कहा था कुल जो विस्थापन में परिवर्तन हो बटे कुल समय का अनुपात। यहाँ पे क्योंकि हमने त्वरण को परिभाषित किया कुल वेग में परिवर्तन, तो हम कहेंगे कुल वेग में जितना परिवर्तन हुआ और समय अंतराल का जो अनुपात होगा उसको हम औसत त्वरण कहेंगे। तो कुल परिवर्तन इतना होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम के बीच में आपका v2 माइनस v1 है और टाइम का अंतर भी ये ले लिया, तो वो आपका औसत त्वरण होगा। इसके ऊपर हमने बार लगा दिया कि a एवरेज को वो दिखाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल v बटे डेल t, जो मैं आपको ऊपर समझा रही थी।
अब इसके बाद एक चीज़ तो आपको मालूम है, त्वरण एक सदिश राशि है, क्यों? क्योंकि ये वेग पर डिपेंड कर रहा है, वेग एक सदिश राशि है। क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड और एक दिशा डायरेक्शन, इसलिए ये एक सदिश राशि है। और जिस पर ये डिपेंड कर रहा है वो भी एक सदिश राशि है। अब त्वरण का मात्रक, देखिए मात्रक आप निकाल सकते हैं, v का मात्रक क्या होता है? डेल को छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो परिवर्तन के लिए बोल रहा है। v का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और नीचे सबसे नीचे क्या है? सेकंड है। तो वो जो सबसे नीचे रहता है बटे के, वो सबसे जब, क्योंकि सबसे नीचे है लेकिन बटे के नीचे वो अंश है, तो वो ऊपर जब आएगा बटे के तो वो हर में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो हो जाएगा। ये हमने सीखा हुआ है खैर। और उसके बाद यहीं से हमारे पास इसकी जो विमा आती है, ये निकालना भी हमने सीखा है, क्योंकि मीटर एल हो जाएगा और इसकी टी की घात 2, और जब वो बटे के ऊपर आएगा अंश में तो वो टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमने पहले सीखा हुआ है। अब इसके बाद त्वरण, एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसको क्या कहते हैं? यानी जब हमने समान समय अंतराल लिया, जैसे कोई वस्तु है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे गई और फिर तीसरे, तो इन दोनों के बीच में सेम अंतराल है, यानी सेम टाइम पीरियड है, जैसे ये भी 2 सेकंड है और फिर ये भी 2 सेकंड है। तो इन 2 सेकंड के बीच में अगर वस्तु का वेग सेम रहा और ऐसे ही आगे भी सेम समय अंतराल के लिए वस्तु का वेग सेम रहा, तो हम उसको एक समान त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में जो परिवर्तन है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और आगे, सेम समय अंतराल के लिए वो सेम था, इसलिए हम इसको एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब किसी भी वस्तु की गति एक समान त्वरण से कोई वस्तु गति करता है या गति करती है, उसको हम एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है? अब एक समान त्वरण के बाद अब हमारे पास आते हैं परिवर्ती त्वरण, यानी कि त्वरण जब लगातार बदल रहा हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये कब होता है? जब हमारे पास समान समय अंतराल हो, यानी कि 2 सेकंड फिर आगे भी 2 सेकंड। 2 सेकंड केवल एग्ज़ाम्पल है, ऐसे ही 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए अगर हमारे पास वस्तु का जो वेग परिवर्तन हो वो अलग-अलग हो, भिन्न हो, उसके लिए उस त्वरण को हम, जो वस्तु का त्वरण कहते हैं, वो परिवर्ती त्वरण कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है? और इस वाली गति को हम कहते हैं असमान या परिवर्ती गति। असमान गति इसी को कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट तात्क्षणिक त्वरण आता है। तात्क्षणिक त्वरण यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, जिसे हमने वेलोसिटी यानी वेग के केस में पढ़ा था। तो वो क्या था कि किसी एक समय अंतराल में हमें किसी क्षण पर जो वस्तु का वेग निकालना हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक समय अंतराल जैसे डेल टी है, और उसके एक पर्टिकुलर टाइम में एक क्षण पर हमें जो वस्तु का त्वरण हो, वो तात्क्षणिक त्वरण है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब हम समय अंतराल को ऐसा लेते हैं कि वो बहुत छोटा जब होता जाता है, यानी वो 0 की तरफ जब जाता है, बहुत छोटा होने लगता है, वो समय अंतराल, तो जो दिए गए क्षण पर वस्तु का त्वरण होगा, वो आपके पास निकल जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, जब मैं तात्क्षणिक वेग को ज्ञात करना सिखा रही थी ग्राफी विधि से। तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था इसे। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल V बटे डेल टी। और इसको ही आप गणितीय भाषा में किस तरीके से लिख सकते हैं? अवकलज के रूप में, तो डीवी बटे dt, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका तात्क्षणिक त्वरण था। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट स्थिति समय ग्राफ से मैं आपको बता रही थी। जैसे आपका स्थिति समय ग्राफ था, तो वहाँ पर एक्स-टी ग्राफ में किसी क्षण भी आपका जो ढाल थी, वो आपको क्या बता रही थी? एक्स-टी ग्राफ में वस्तु का वेग। वो आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको ऐसे करके बताया था कि यहाँ पे टी था, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे एक्स, तो अगर आप इसकी ढाल निकालेंगे तो आपको वी देगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक्स टी की जगह अगर यहाँ पे टी लूँ और यहाँ पे वी लूँ, तो यहाँ पर अगर किसी भी एक क्षण पर वक्र पर खींची गई जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो, किसी भी क्षण पे, जैसे अगर मैं एक कर्व भी ड्रॉ करूँ, वहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करूँ, तो वो आपको v और t से क्या देगा? a देगा। क्यों देगा? वो मैंने आपको जैसे एक्स टी में बताया था कि जब आप इसका लंब बटे आधार, इसकी ढाल निकालते हैं, जैसे हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, तो वो v अपॉन t हो जाएगा, मतलब डेल v बटे डेल t, और वो हमने पढ़ लिया कि वो त्वरण है। इसलिए हम वो कह रहे हैं कि इसकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, वो आपको त्वरण देगी, जो हम पहले भी एक्स-टी ग्राफ में भी देख चुके हैं। ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसी क्षण वस्तु की स्थिति अगर x हो, तो बस अब हम इसमें ये सीख रहे हैं कि a को हम इस तरीके से और किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे अगर किसी क्षण वस्तु की स्थिति x हो, तो उसका वेग कितना हो जाएगा? v बराबर dx बटे dt। अब वेग अगर इतना है, तो त्वरण तो हमारे पास इतना है, जो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। इस
तरीके से यहाँ पर भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे मेरे को v तो पता है, मुझे v पता है, तो v की जगह मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दूँगी। तो जब यहाँ से वैल्यू पुट की जाती है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है और जब मैं आगे इसे सॉल्व करूँगी तो ये d/dt और d/dt 2 हो गए, तो उन दोनों के गुणा होके d² आ जाएगा और x की जगह पे x। तो इस तरीके से आपने द्वितीय घात के रूप में इसको व्यक्त कर दिया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में आपने उसे व्यक्त कर दिया, जो द्वितीय अवकलज बोलते हैं उसके फॉर्म में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मतलब a का ये वाला फॉर्मूला त्वरण का, ये वाला फॉर्मूला, ये आपको न्यूमेरिकल में भी मदद करेगा और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं आने वाले उनमें भी मदद करेगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये कैसे आया, और ये आसान है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आ जाएगा। त्वरण के बारे में थोड़ी और चीज़ों को समझते हैं। हमें ये पता चल गया कि ये वेग परिवर्तन की समय दर है। अब इससे हम ये चीज़ समझ गए कि जो वेग परिवर्तित होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में, और अगर वेग की दिशा बदल दी जाए। ठीक है? अब परिमाण को ही हम चाल कहते हैं वेग का, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। क्योंकि चाल तो केवल उसमें परिमाण ही होता है, तो इसलिए हम उसको परिमाण भी बोल सकते हैं। तो 2 तरीके से वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो अब हम ये समझेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य किस तरीके से आ रहा है। वेग में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसके हम कुछ ग्राफ हैं उनको समझते हैं। तो एक्सटी ग्राफ के आधार पर, क्योंकि एक्सटी ग्राफ आपको क्या देगा, वेग, और उसके आधार पर हम समझेंगे कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण कब होता है। तो सबसे पहला जैसे ये वाला वेग है, मतलब ये वाला ग्राफ है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पहली जो स्थिति थी वो ये थी टी टाइम पर, फिर ये हुई और लास्ट में जाते जाते बढ़ गई। इसका मतलब जो आपका वेग था वो पहले कम था, फिर उसके बाद बाद जाते जाते वो बढ़ गया। मतलब पहले वो कम था, फिर थोड़ा कम हुआ और उसके बाद वो बढ़ गया। इसका मतलब हमें कैसा, जब वेग परिवर्तन धनात्मक है तो जो त्वरण होगा वो भी धनात्मक होगा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ आपको ध्यान रखिए क्या देगा, वेग देगा। इसके बाद जब आपको वेग धनात्मक होगा तो वो आपको क्या देगा, धनात्मक त्वरण देगा। इसी तरीके से अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर स्थिति कुछ थी, मतलब यहाँ पे आपके पास था, उसके बाद ये बढ़ा और उसके बाद कम हो गया। तो इसका मतलब ये आपको ऋणात्मक वेग देगा और यहाँ से आपको ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। तो यहाँ से क्योंकि एक्सटी ग्राफ वेग देगा, तो यहाँ पे कि जितना भी वेग था उसके बाद वो वेग बढ़ा और फिर कम हो गया, तो वो आपके पास ऋणात्मक त्वरण देगा। यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं वेग, कैसे, उस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करके। जैसे ये वाला जो ग्राफ है, जो हमने ग्राफ पढ़े हैं, जैसे हमने एक लाइन वाला ग्राफ पढ़ा था, तो वो लाइन वाला ये बता रहा था कि एक स्थिर वेग से या जितना भी उससे वो जो वस्तु थी वो गति कर रही थी, जो भी, मतलब ये लाइन थी। लेकिन यहाँ पर वो सतत रूप से परिवर्तित हो रहा है, लगातार वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमने वो लगातार परिवर्तन वाले नहीं किए थे। अब हम समझते हैं ये वाला, ये बता रहा है ज़ीरो त्वरण के बारे में। ये ज़ीरो त्वरण क्यों बता रहा है? देखिए अगर आप किसी भी समय देखें तो जो v आएगा आपके पास, जैसे इन 2 पॉइंट्स के बीच v आएगा, आगे v आएगा एक्स-टी ग्राफ से, तो वो सेम ही होगा। मतलब इस ग्राफ के लिए जो v होगा वो सेम होगा। जब वेग परिवर्तन शून्य है, तो जो वेग परिवर्तन a बराबर था, वो तो डेल v बटे डेल t था। यानी कि वेग में परिवर्तन ही जब शून्य है तो a बराबर a क्या हो जाएगा, वो भी शून्य हो जाएगा। इसीलिए ये शून्य है, मतलब वेग में परिवर्तन, क्योंकि जब मैंने आपको ये बताया था कि इस लाइन के लिए आप वेग निकालिए, तो आप किसी भी पॉइंट को देख देख रहे थे, क्योंकि पूरी लाइन के लिए सेम v था। इसीलिए तो अगर यहाँ पे सेम v है इसके लिए भी, तो परिवर्तन जब शून्य है तो फिर a आपके पास 0 हो जाएगा, इस तरीके से। अब हम वेग समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता रही थी कि हम स्थिर त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ देखेंगे। यानी हम जैसे अभी लगातार परिवर्तन हो रहा था वेग में, इस तरीके से जो ग्राफ मिल रहे थे या इस तरीके से, वो वाले हम ग्राफ नहीं देखेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि स्थिर त्वरण के लिए हमारे पास ऐसे वाले ग्राफ जो आएँगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। मतलब ये जो सतत रूप से बदलेंगे त्वरण जिनमें, हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे। क्योंकि हमें स्टडी करनी है तो उसके लिए, अध्ययन करने के लिए हम थोड़ा आसान वालों से सीखेंगे, ताकि तब हम बड़े ग्राफ़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहला जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि कोई भी वस्तु धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गतिमान है। जैसे ये आपको बता रहा है कि 0 स्थिति पर किसी वस्तु का वेग v0 है। फिर t समय बाद जब वो आगे बढ़ी तो t समय बाद उसका वेग हो गया v। इसका मतलब ये है कि पहले उसका वेग कम था v0 और बाद में t समय पर उसका वेग बढ़ गया।
इससे आपको पता चला कि समय के सापेक्ष यानी 0 से t टाइम तक पहुँचते-पहुँचते उसका वेग बढ़ गया। तो वो धनात्मक त्वरण है क्योंकि उसका वेग बढ़ गया और इससे हमें पता चला कि उसका त्वरण भी बढ़ा। तो इससे ये पता चला ये धनात्मक त्वरण है और ये क्योंकि धनात्मक पूरी दिशा है, तो ये धनात्मक दिशा में गतिमान है, ये जो भी वस्तु होगी। तो इससे हमें ये पता चला। अब जैसे इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में हमें ये पता चल रहा है कि 0 समय में ये v मतलब प्रारंभिक वेग इसका v0 है। जब ये v0 ये मतलब ये आपका जैसे यहाँ पे भी v0 है, जब भी हम नीचे v0 लिखते हैं यानी v0 तो हम उसका मतलब ये होता है सबस्क्रिप्ट में इसको लिखने का, इस तरीके से इसको लिखने का मतलब है कि ये प्रारंभिक है। तो ये 0 टाइम पर इसका वेग v0 है, लेकिन आगे जाते-जाते इसका वेग क्या हो गया v। तो देखिए v0 ज़्यादा था, v कम हो गया। ये v ये बता रहा है कि इस t टाइम पर ये v हो गया, कम हो गया। इससे हमें पता चला कि ये ऋणात्मक त्वरण है। ऋणात्मक त्वरण कैसे पता चला? देखिए, अगर जब आप इसका निकालेंगे तो प्रारंभिक ये थी, अंतिम ये थी, तो अब अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएँगे। अब प्रारंभिक वाला जो घट रहा है वो ज़्यादा है, तो माइनस में आएगा। इससे हमें पता चला कि ऋणात्मक त्वरण है और धनात्मक दिशा में गतिमान है क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉज़िटिव साइड है, इस वजह से। अब हम इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 समय में इसका त्वरण -v0 था, प्रारंभिक वेग माइनस में था और उसके बाद जब ये t समय पर बढ़ा तो इसका जो वेग था वो अभी भी ऋणात्मक था, लेकिन इसका वेग v हो गया। तो ऋणात्मक त्वरण है और ऋणात्मक दिशा में ही गतिमान है क्योंकि ऋणात्मक ये पूरी ऋण साइड है। देखिए, ये ऋण साइड है, तो ये पूरा ऋणात्मक दिशा है, पूरी की पूरी और ये ऋणात्मक वेग है। अगर आप इस पूरे का वेग निकालना भी चाहें तो देखिए प्रारंभिक वेग -v0 है और ये -v है, तो आप जब डेल v निकालते हैं तो लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। तो लास्ट वाला अंतिम -v और माइनस जब ये करेंगे तो उसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो वो प्लस v0 हो जाएगा और ये वाला ज़्यादा है क्योंकि वो माइनस में ही रहेगा तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, तो ऋणात्मक त्वरण है। मतलब आप दिख तो रहा है हमें कि ये ऋणात्मक ही है, नीचे की तरह गतिमान है, ऋणात्मक त्वरण है, पर हम देख के भी कर सकते हैं कि मतलब कैलकुलेट करके भी, फ़ॉर्मूला लगा के भी। अब इसको देखिए, ये आपको ये बता रहा है कि कोई वस्तु थी, 0 प्रारंभिक जो वेग था उसका v0 था, तो ये आपका जो वेग था वो घटता गया, यानी ऋणात्मक त्वरण था, लेकिन धनात्मक दिशा में था। अब जब उसका वेग t1 समय के बाद क्या हो गया -v हो गया, यानी कि t1 टाइम पे उसका वेग 0 था, हाँ 0 और t2 समय पर उसका वेग -v हो गया, यानी t1 के बाद उसका जो वेग था वो ऋणात्मक तो था, ऋणात्मक त्वरण था उसका, लेकिन वो ऋणात्मक दिशा में भी गतिमान हो गया। यही जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि t1 समय तक तो धनात्मक दिशा में था वो और फिर उसके बाद ऋणात्मक दिशा में था, लेकिन ऋणात्मक त्वरण ही था। यहाँ से जब वो नीचे आया तब तक उसका ऋणात्मक त्वरण ही था। तो ये हमें ग्राफ ये बता रहा है। बस ये समझने के लिए थे, ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चंस में भी आपके आ सकते हैं। तो बस आपको समझ आना चाहिए कि ये स्थिति कैसे क्रिएट हुई है, यहाँ पे ये चीज़ कैसे आई है, बस। और आगे हम इन चीज़ों का यूज़ भी करेंगे। तो वीटी ग्राफ का एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास रह जाता है कि अगर वीटी ग्राफ के अंदर एक क्षेत्रफल आता है, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा हमारे पास वस्तु के विस्थापन के बराबर। ये चीज़ हम देख भी सकते हैं। जैसे हमारे पास 0 यानी कि प्रारंभिक समय पर वस्तु का वेग u था और t समय बाद भी उसका वेग u ही रहा। ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि समय बढ़ता गया, लेकिन वस्तु का वेग उतना ही रहा। तो इसके अंदर आने वाला जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो आपको शेडेड पूरा क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है ये आपको क्या देगा? तो ये वस्तु का विस्थापन देगा। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक आयत है। ये पूरी जो आकृति है शेडेड वाली वो आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देखिए ये लंबाई है, तो ये लंबाई कैसे निकलेगी? ये बाद वाली स्थिति, ये पहले वाली। तो u माइनस 0 से लंबाई निकल गई जिसका मान आएगा u, क्योंकि 0 माइनस कर रहे हैं और फिर नीचे चौड़ाई निकलेगी तो ये t माइनस 0 यानी कि t माइनस 0 से t आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास UT आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप मुझे ये बताइए ये UT क्या है? ये UT है वेग गुणा समय और हमने ये पढ़ा है कि V बराबर डेल x बटे डेल t। डेल तो चेंज बता रहा, तो t को जब हम V से गुणा करते हैं तो हमारे पास ये डेल x आता है यानी कि x आता है, विस्थापन आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि UT यानी कि ये वेग और गुणा समय, ये क्या है? विस्थापन है हमारे पास। इसीलिए हम कहते हैं कोई भी आकृति हो, वो हमेशा विस्थापन को ही इसमें बताएगी जो वीटी ग्राफ के अंदर आएगा, ठीक है?
ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि वेग और त्वरण में जभी भी परिवर्तन होगा, वो हमेशा सतत होगा। एकदम से अचानक से नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे चेंज हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे। मतलब एक सतत परिवर्तन आएगा, वो कुछ समय तक रहेगा, फिर वो कुछ समय तक रहेगा। इस तरीके से परिवर्तन होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब इस वीडियो में आज हमने सबसे पहले त्वरण के बारे में समझा कि वेग में परिवर्तन की समय दर त्वरण है। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमने सीखा। फिर ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक हमने देखा, इसकी विमा हमने देखी। उसके बाद हमने त्वरण के प्रकार में समझा एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, समान समय अंतराल, समान वेग में परिवर्तन। फिर परिवर्ती में था समान समय अंतराल लेकिन वेग में परिवर्तन भिन्न हो, अलग हो। उसके बाद हमने औसत त्वरण देखा। औसत त्वरण का मतलब होता है कि कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय, उन दोनों को हमने देखा, उसका फॉर्मूला हमने देखा। उसके बाद ये है उसका फॉर्मूला और इसको हम आगे लिख सकते थे डेल वी बटे डेल टी। फिर हमने तात्क्षणिक त्वरण देखा कि किसी एक समय पर अगर हमें निकालना हो किसी समय अंतराल के जो त्वरण है वस्तु का, वो हम तात्क्षणिक त्वरण उसे कहते हैं। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आगे हमने वेग समय ग्राफ का अध्ययन किया जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो पढ़ी। जैसे कोई वे जो वस्तु है वो जब धनात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में गतिमान करे, फिर हमने ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में देखा था जब वो नीचे की तरफ आ रही थी। लेकिन धनात्मक दिशा थी। उसके बाद हमने जब उसको नीचे माइनस वाई एक्सिस में देखा था तो वो ऋणात्मक त्वरण तो था, लेकिन ऋणात्मक दिशा में भी गति थी। और उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहाँ तक वो ऋणात्मक त्वरण से आई धनात्मक दिशा में, लेकिन उसके बाद ऋणात्मक त्वरण था लेकिन ऋणात्मक दिशा में। यानी कि माइनस वाई एक्सिस पे आ गई थी वो नीचे की तरफ। तो ये चीज़ें आज हमने देखी। एक और पॉइंट जो हमने देखा, वो वीटी ग्राफ के अंदर आने वाला क्षेत्रफल था जो वस्तु के विस्थापन के बराबर है। और एक और चीज़, क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, समलंब हो सकता है, चतुर्भुज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी चतुर्भुज हो सकता है कि कुछ त्रिभुज भी हो सकता है। तो बस वो हमें याद रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने केवल एक आयत के क्षेत्रफल से आपको बताया, लेकिन अगर आप समलंब को भी देखते, समलंब जैसा बन रहा होता और उसका क्षेत्रफल लगाते, तो भी विस्थापन की वो बराबर आता। ये आपको ध्यान रखना है बस। तो अगली कक्षा में हमने जो कुछ भी अभी तक जितनी वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न होंगे, उनको हल करेंगे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को उनको हल करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।